जब मैं गर्भ से थी और बीमार हो गई, डॉक्टर बोले मेरी नर्स तुम्हारे साथ ही रहेंगी, तुम्हारा ख्याल रखेंगी। वह नर्स मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझे बेड से नीचे भी नहीं उतरने देती थी। एक दिन मोहल्ले से एक औरत आई और कहने लगी, तुम लोगों की छत से बहुत आवाज़ें आती है, हमें सोने दिया करो। मैं हैरान थी, छत पर तो एक पुराना कमरा था जहाँ कोई जाता नहीं था। अगले दिन रात को उठकर छत वाले कमरे में गई तो मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम समीरा है। मेरी शादी जिस घर में हुई थी वे वसूलों के बहुत पक्के लोग थे। उन्होंने रस्मों रिवाजों के मुताबिक सब किया। मेरा पति भी अच्छा था, पर घर में सिर्फ मेरी सास का राज चलता था। वह रोज कह देती वही माना जाता था, पर वो अच्छी औरत थी, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं करती थी, इसलिए उनके हाथ में घर की हुकूमत होना कोई बुरी बात नहीं थी। पर मेरा पति बहुत अजीब था, वो मेरे साथ होता तो बहुत खुश नहीं होता था, जबकि मैं खूबसूरत थी, जवान थी, हालांकि उसकी माँ की पसंद थी, पर बदसूरत तो नहीं थी। फिर भी मेरे पति को जैसे पता नहीं क्या था, मैं उसे अच्छी नहीं लगती थी। पर मेरी मौसी कहती कि यह मर्द बहुत अजीब होते हैं, बीवी चाहे काली हो, बदसूरत हो, बदजुबान हो, उनकी पसंद की ना हो, उनको मोहब्बत भी ना हो, फिर भी उनका हक नहीं छोड़ते। चाहे दिन भर बीवी से झगड़ा करे, पर रात होते ही उन्हें याद आ जाता है कि ये तो मेरी बीवी है, इस पर मेरा हक है। मेरी मौसी की बात सही थी। मुझे भी 2 महीने बाद पता चला मैं तो माँ बनने वाली हूँ। कुछ हफ्तों मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही थी, उल्टी, चक्कर, सुस्ती लगा रहता। सास ने मेरे पति को कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। सास खुद भी ले जा सकती थी, पर पति से इसलिए कहा क्योंकि ये साथ ले जाएगा तो इसको जिम्मेदारी का एहसास होगा, इसको पता चलेगा कि पत्नी रहने पर क्या जिम्मेदारी होती, उसका ख्याल भी रखना होता है। पर वो मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गया, बल्कि एक नॉर्मल सी डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर मुझे देखकर थोड़ी हैरान लग रही थी। उसने मेरा चेकअप किया और कहा, आपकी तबीयत तो बहुत ख़राब है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तबीयत और ख़राब होती जाएंगी। मैं परेशान हो गई। डॉक्टर ने कहा, आपके पास 24 घंटे कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो मेडिकल को समझता हो, ताकि अगर अचानक आपकी तबीयत खराब हो जाए तो वो आपकी मदद कर सके। बात तो उनकी ठीक थी। मेरे पति ने भी कहा कि ये अच्छी बात है, इसलिए उसने हामी भर दी। मैंने भी कहा कि ठीक है। डॉक्टर ने नर्स को मेरे साथ रहने का काम दिया, वही नर्स जो मुझे देखकर काफ़ी हैरान थी। उसका नाम संध्या था। वो मेरी ही उम्र की थी और बहुत खूबसूरत थी। मैंने पति से कहा कि अपनी मम्मी से खुद बात करना। उसने कहा, तुम टेंशन ना लो, मैं संभाल लूँगा। उसे घर का पता दिया, पैसे तय किए और उसका फ़ोन नंबर लिया। डॉक्टर ने उसकी गारंटी भी दी थी। वो दिन रात हमारे साथ ही रहने वाली थी। घर आए तो सास को सब बताया। ये पहला काम था जो मेरे पति बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। शायद उसे एहसास हो गया था। अगले दिन सुबह सुबह संध्या घर आ गई। उसे कुछ सामान के साथ मेरे कमरे के सामने वाला कमरा दिया गया, ताकि मुझे उसकी ज़रूरत हो तो मैं उसे आसानी से बुला सकूं। मेरी नंद ने बातें की, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। तो मेरी सास ने कहा कि वो इस खानदान का बच्चा पैदा कर रही है। बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता। पहले बच्चे की बारी तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब तुम माँ बनोगी तो तुम्हें पता चलेगा, इसलिए ज़्यादा बातें नहीं करो। मेरी सास तो वाकई दबंग औरत थी। सब कुछ ठीक था। मेरी तबीयत खराब हुई तो मेरे लिए पर्सनल नर्स रख दी गई, वो भी दिन रात की ड्यूटी पर। यह कोई छोटी बात नहीं थी। मैं पूरी तरह से बेड रेस्ट पर थी। संध्या भी अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। पर एक रात जब अचानक मेरी तबीयत खराब हुई तो मैंने उसे आवाज़ दी। मैं उसे पुकार रही थी, पर वो नहीं आ रही थी और कमरे में मेरा पति भी नहीं था। मैं उठकर उसके कमरे की तरफ गई तो वहाँ पर भी नहीं थी। मुझे गुस्सा आने लगा कि ये है कहाँ। फिर अचानक से वो कहीं से आ गई। मेरा पति भी हमारे कमरे से आया। मैंने पूछा, आप कहाँ थे? तो कहने लगे, मैं बाथरूम में था। शायद ठीक कह रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें वहाँ तलाश नहीं किया था। जो भी हो, संध्या ने मेरा बीपी चेक किया, मुझे दवाई दी तो मेरी तबीयत कुछ बेहतर हो गई। फिर मैं सुकून से सो गई।
पर मेरे पति के चेहरे पर ज़्यादा फिक्र या परेशानी नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि आजकल मेरा पति बहुत खुश रहता था। आजकल उसके चेहरे पर एक अजीब तरह की मुस्कुराहट थी। सब कह रहे थे कि शादी करके खुश है, जबकि मुझे पता था कि इसे शादी से कोई खुशी नहीं मिली। वो तो कुछ दिन से ही खुश था, वरना पहले तो उसने ऐसा मुंह बना रखा था जैसे कोई मर गया हो, जैसे उसकी प्यारी पत्नी मर गई हो, जिससे उसे बहुत मोहब्बत थी। शायद औलाद की खबर से खुश था, पर मम्मी ने समझाया था कि कमरे की बातें बाहर नहीं निकालना चाहिए, इसलिए मैंने इस बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। संध्या ना सिर्फ मेरी नर्स थी, बल्कि वो तो सबके साथ घुल मिल गई थी। ऐसा लगता था कि इस खानदान का हिस्सा है। कभी कभी उसका ज़रूरत से ज़्यादा मीठा व्यवहार मुझे अजीब लगता था। एक दिन तो मेरी नंद ने भी कह दिया कि कितनी अच्छी है वो, हंसमुख सी। एक हमारी भाभी है, जब से आई है मुंह बंद करके फिरती रहती है। मैंने उससे कहा कि सबका अपना मिजाज होता है, तुम्हें इस तरह की फिजूल बात नहीं करनी चाहिए। मेरी सास ने भी कहा कि ऐसा नहीं कहना दोबारा। ना जाने मेरी नंद को मुझसे इतनी नफरत क्यों थी, पर मुझे उससे नफरत नहीं थी। इस बात का सबूत यही है कि मुझे पता चला कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। फिर भी मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि ये इस घर की इज्जत का सवाल था, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं शिकायत बताऊं और वो मुझे सबके सामने झूठा साबित कर दे, क्योंकि आजकल की लड़कियों का तो पता है, बहुत चालाक होती है। यूं सबके सामने मेरी ही बेइज्जती होनी थी, इसलिए मैं खामोश हो गई और इस चीज़ पर कोई बात नहीं की। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गई। दिन इसी तरह गुजरने लगे, जब एक दिन बहुत कुछ अजीब हुआ। मेरी सास घर नहीं थी। जब मोहल्ले वाली मिलने आई, मेरी नंद भी कॉलेज गई हुई थी, इसलिए उसके पास मुझे ही बैठना पड़ा। मैंने चाय पानी सामने रखा और बातचीत, हाल तबीयत पूछना शुरू किया। उनकी और हमारे घर की एक ही दीवार थी। वो कहने लगी, अच्छा हुआ तुम ही अकेले में मिल गए, मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मैंने कहा, जी कहिए। उसने कहा, तुम दोनों की नई नई शादी हुई है। मुझे पता है, दोनों जवान हो, खूबसूरत हो। शादी के शुरू के दिन तो बड़े ही हसीन होते हैं, रहा भी नहीं जाता एक दूसरे के बिना। मैं हैरान हुई कि आंटी किस तरह की बातें कर रही है। वो खुद भी बहुत संभलकर बोल रही थी। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहती है, खुलकर कहे, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा, बेटा हम आपकी तरह अमीर नहीं हैं, हमें आजकल बहुत गर्मी होती है, कमरों में दम घुटता है, कोई एसी भी नहीं होता। एक एयर कूलर है बाबा आदम के ज़माने का, उसी के आगे चारपाई डालकर रात को छत पर सोते हैं। मेरे पति भी और 4 बेटियां भी सभी जवान हैं। ऐसे में जब हम ऊपर सोए होते हैं तो तुम लोगों के छत से अजीब आवाज़ें आती है कि बच्चियां भी शर्म से पानी पानी हो जाती है। और मैं भी, हम लोगों को सोने दे, आप लोग अपनी जगह बदल ले। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई कि ये औरत क्या कह रही है, कौन सी आवाज़ें की बात कर रही है। मैंने कहा, आंटी भगवान से डरे, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आजकल बीमार हूँ, कमरे से बाहर भी नहीं निकलती। उसने कहा, मैं बात नहीं करना चाह रही थी कि तुम शर्मिंदा ना हो, बस इस बारे में कुछ सोच लो। अच्छा नहीं लगता बेटी, तुम मेरी बेटियों की उम्र की हो, इसलिए प्यार से समझाने चली आई हूँ, बाकी मेरी बात का बुरा ना मानना। नई नई शादी हुई है, दोनों खूबसूरत हो, भगवान तुम दोनों की प्यार को यूं ही बनाए रखे, बस यही कहने आई थी मैं, मेरी बात पर गौर करना। वो वहाँ से जल्दी जल्दी में चली गई। मैं हैरान रह गई, उन्होंने मेरी बात ही नहीं समझी। छत पर एक पुराना कमरा था जहाँ कबाड़ रखा जाता था, हम वहाँ क्यों जाएंगे। मेरा पति तो मुझे मेरे कमरे में भी नहीं बुलाता था, मेरी तरफ ठीक तरह से देखता भी नहीं था। इतनी मजबूरी कौन सी थी कि हम कोई ऐसी वैसी बात करते। मैं तो हैरान थी कि शायद इनको कोई गलतफहमी हुई है, शायद आवाज़ किसी और घर से आ रही थी। हमारी नई नई शादी तो हुई थी, पर इसका मतलब यह नहीं था कि हमने सिर्फ शादी की थी। इस मोहल्ले में सिर्फ हम दोनों ही नहीं रहते थे, दूसरे लोग भी रहते थे, पर बात थी गौर करने की, कहीं ये सब मेरी नंद की पकाई हुई खीर तो नहीं। वो किसी को घर बुलाती हो, तौबा तौबा, क्या
वो इस हद तक गिर सकती थी। किसी को रात को छत पर बुलाती थी, पर आजकल ये सब आम था। जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, वैसे ही एक बुराई आगे 1000 बुराइयों की तरफ ले जाती है। मुझे अपनी नंद पर नज़र रखनी चाहिए थी और सब सबूत के साथ ये घर वालों को बता देना चाहिए था, क्योंकि इस तरह तो इस घर की इज्जत नीलाम कर रही थी। मुझे इसे रोकना चाहिए था, इसलिए सोच लिया था कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वैसे कितनी अजीब लड़की थी मेरी नंद। तौबा तौबा, मुझे नंद पर नज़र रखनी थी, पर संध्या मुझे बिस्तर से उतरने ही नहीं देती थी। उसे जाने क्या दिक्कत थी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं थी मेरी। पर आज रात तो कुछ बहुत ही अजीब हुआ। मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद आई कि सुबह मुझे पता चला कि मैं तो सो गई थी, जबकि मुझे नंद पर नज़र रखनी थी। सोचा था फ़ोन पर कोई वीडियो या कोई आवाज़ रिकॉर्ड कर लूँगी, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। रात होते ही मैं ऐसी नींद में चली जाती थी कि अपना भी होश नहीं रहता था। मैं खुद हैरान थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। पर एक दिन बहुत कुछ अजीब हुआ। मेरी नंद अपने उसी बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। दोनों झगड़ रहे थे। वह कह रही थी कि कब से कह रही हूँ मैं तुमसे अकेले मिलने नहीं आ सकती, तुम्हें यह बात समझ नहीं आती है। हाँ, मेरी माँ से मुझे बहुत डर लगता है। हैरान थी कि ये ऐसा क्या सोचती है, ये तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। ये तो आदमी से इसी बात पर लड़ रही थी कि मिलने नहीं आ सकती। इसका मतलब ये इसका काम नहीं था। पर जब मैं वहाँ से जाने लगी, मेरी ननंद ने मुझे देख लिया और कहा, भाभी आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने उससे कहा कि तुमसे एक बात करनी है। उसने कहा अंदर आ जाए। मैंने उसे सब बता दिया। मैं उसके बारे में भी जानती थी। वो हैरान थी। उसने कहा आपको सब पता था, फिर भी आपने किसी को नहीं बताया। ये तो आपका बड़प्पन है, वरना भाभी हो और नंद का राज रखे। मैंने कहा सब एक जैसे नहीं होते। उससे मेरी दोस्ती हो गई। उसने कहा कि भाभी मैं ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, और सोहन तो मेरे घर रिश्ता भेजने वाला है। मैंने कहा कि हम लोग भी इतने रोमांटिक नहीं हैं, बस हम दोनों ने सोच लिया कि मिलकर कुछ सोचना होगा और बात की तह तक जाना होगा। ये सब तो अपनी जगह। मेरा पति तो आजकल मुझसे और भी दूर हो गया था। मुझे तो अब उसकी इच्छा होने लगी थी और उसे मेरा कोई ख्याल नहीं था। सोचती थी कि सारी ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। संध्या रोज़ मुझे एक गोली दिया करती थी, उसी से मुझे नींद आती। उससे पूछा तो उसने कहा दर्द की गोली है, पर जब से मैं यह गोली खा रही थी, मुझे तब से ही नींद आ रही थी। मैं अपनी नंद के साथ डॉक्टर के पास गई और साथ इस गोली का खाली डिब्बा भी ले गई। डॉक्टर को बताया कि नींद बहुत आती है, बेहोशी जैसी। साथ में गोली भी दिखाई। उसने कहा ये तो नींद की गोली है, ये आधी भी खा ले तो 6 फुट का बंदा सो जाता है। आपकी जैसी हालत है, आपको तो ये खाना ही नहीं चाहिए। कौन दे रहा है? हम हैरान रह गए। मैं सोच लिया कि आज गोली नहीं खाऊंगी। मैं जब रात को कमरे में बैठी थी, संध्या मुझे दवाई देने आई, तो मैंने दवाई ले ली, पर वो लाल पैकेट वाली गोली नहीं खाई और फेंक दी। वो चली गई। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। इसका मतलब डॉक्टर की बात ठीक थी। मेरा पति भी जाग रहा था। कहने लगा तुम्हें नींद नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं, जब आएंगी तो सो जाऊंगी। वो भी सो गए। मैंने उनसे कहा मैं रोज़ रात को आपसे पहले ही सो जाती हूँ, आपको बुरा नहीं लगता? उसने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, ऐसी हालत में ऐसा होता है। मैं समझता हूँ ये सब, पर उसने आज की रात मेरे जागने पर भी कोई फ़ायदा नहीं उठाया। इस बात पर मैं उदास थी और हैरान भी। सुबह यह बात नंद को बताई, वो भी हैरान थी। फिर हम पड़ोसी के घर गए। बातों बातों में पूछा कि ये सब कब से हो रहा है। उसने कहा पहले नहीं होता था, यही कोई 3 हफ्ते से हो रहा है, पर मेरी शादी को तो 2.5 माह हो गया था और तब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पर संध्या को इस घर में आए हुए तकरीबन 3 ही हफ्ते हो चुके थे। इसका मतलब क्या था? अगले दिन मैंने और मेरी नंद ने प्लान बना लिया। फिर रात को छत पर जाएंगे। हम फ़ोन पर बात कर रहे थे। मेरी आंख लग गई, पर अचानक जाग गई। पति कमरे में नहीं था, पर शायद बाथरूम में था। कोई अंदर से आवाज़ें आ रही थी। मैं भी कमरे से निकल गई। अपनी ननद के साथ छत वाले कमरे की तरफ दबे पाँव बढ़ी। हम लोग
दोनों काफ़ी डरे हुए थे और हैरान भी कि क्या होगा आगे। पड़ोसी वालों के एयर कूलर की आवाज़ भी आ रही थी, मतलब वो भी छत पर सो रहे थे। मेरी ननंद तो साथ डंडा भी लाई थी। उसका कहना था जरूर कोई और ही है जो हमारे कमरे को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी बात तो ठीक हो सकती थी, लेकिन आज इस राज से पर्दा उठ ही जाना था। जब हम करीब पहुंचे तो वाकई आवाज़ आ रही थी। हम हैरान रह गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा कि अब क्या करें। मतलब अंदर कोई था, जरूर एक मर्द और एक औरत। मेरी ननंद ने अचानक आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया, जैसे अब उसे और इंतज़ार नहीं हो रहा था। और सामने का मंजर देखकर हमारी रूह कांप गई। हम लोगों ने मुंह फेर लिए। मेरी ननंद के हाथ से डंडा गिर गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं, मेरा पति और संध्या एक दूसरे के साथ मौजूद थे। मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। ननंद ने चिल्ला चिल्ला कर सास को बुला लिया। थोड़ी देर बाद घर का माहौल अदालत जैसे था। मेरा पति और संध्या किसी मुजरिम की तरह खड़े थे। मैंने आज सब कुछ बता दिया और मेरे पति का व्यवहार कैसा था। नर्स मुझे नींद की दवाई दे रही थी, जबकि इससे मेरी जान को खतरा भी था। सब कुछ बता दिया, पड़ोसी वाली बात भी। मेरी सास ने कहा, अब तुम दोनों सच बताओगे कि मैं पुलिस को बुला लूँ। मेरी नर्स डर गई और सब बताने लगी। उसने कहा, आपका बेटा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर मेरी जात पात का कुछ पता नहीं, माँ बाप ही नहीं है सर पर, इसलिए इसको यकीन था कि आप नहीं मानोगी। आपने अपने बेटे की शादी कर दी, पर हमारी मोहब्बत को सुकून नहीं था। फिर हमने एक प्लान बनाया। डॉक्टर ने जानबूझकर कहा, आपकी बहू को 24 घंटे एक नर्स की ज़रूरत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो डॉक्टर भी हमारे साथ मिली हुई थी। हम दोनों ने एक ही घर में रहने के लिए ये सब किया। आपकी बहू को मैं नींद की गोली दे देती थी ताकि उसे होश ना रहे और रात को उसका पति उसके कमरे में नहीं होता। ये हम दोनों का प्लान था। रात होते ही हम छत वाले कमरे में चले जाते थे। नर्स की जबान रुक गई। मेरी सास ने कहा, रुक क्यों गई हो? अपनी बेशर्मी का किस्सा जारी रखो। मेरी सास ने पति को भी बातें सुनाना शुरू कर दी। उसकी खूब बेइज्जती की, उसे जायदाद से निकाल देने की बात कर दी। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? अब मेरे बच्चे का क्या होगा? मैं क्या करूँगी? मेरा पति तो बेवफा और बुरे चरित्र का निकला। मेरी सास कोई सख्त फैसला सुनाना चाहती थी। जब संध्या ने बाजी बदल दी, उसने एक ऐसी बात बताई कि सब लोग हैरान रह गए। मेरी सास ने ऐसा फैसला किया कि मैं भी हैरान रह गई। मेरी सास ने कहा था, इस औरत को पुलिस के हवाले करूँगी। बेटे को तब तक घर के अंदर नहीं आने दूंगी जब तक इसकी अकल ठिकाने नहीं आ सकती। पर वो लड़की बोली, आप ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास ने कहा, वो क्यों? मैंने कहा, बंद करो ये सब, मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी सास ने कहा कि नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकती, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारे घर का वारिस और इज्जत भी है। तुम धैर्य रखो, सब तुम्हारे हक में होगा। फिर मेरी सास ने नर्स से कहा कि निकल जाओ इस घर से, दफ़ा हो जाओ। उसने ऐसी बात कही कि सब हैरान रह गए। उसने कहा, जैसे ये नहीं जा सकती क्योंकि इसके साथ वारिस है, इसी तरह आप मुझे भी नहीं निकाल सकती, क्योंकि मेरे पेट में भी इस घर का वारिस है, यानी आपके बेटे की औलाद। हम सब हैरान रह गए। मेरी सास ने मेरे पति की तरफ देखा तो नर्स बोली, उसकी तरफ नहीं देखे, उसे तो एक हफ्ते से पता है, वो तो उसका नाम भी सोच चुका है। मैंने जब ये सुना तो बेहोश हो गई। आँख खुली तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी सास का फैसला यह था कि संध्या और मेरे पति का निकाह करा दिया जाए, नहीं तो इस घर का वारिस नाजायज़ कहलाएगा। और ये बात सच है कि क्योंकि इसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं था, वो भी इसी घर में रहेंगी। मैंने अपनी सास से कोई नाराज़गी जाहिर नहीं किया था, क्योंकि वह अपना फैसला सुना चुकी थी और निकाह भी हो चुका था। मुझे किस बात की सज़ा मिली पता नहीं, वो तो बुराई करके भी जीत गई और इस खानदान की बहू बन गई। पर उसके यहाँ बेटी पैदा हुई और मेरे यहाँ बेटा। फिर भी इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था? वो मेरी सौतन बन गई, वो जीत गई। मेरा पति तो उसी का दीवाना था। मैं अपनी सास से नाराज़ थी कि उन्होंने ठीक फैसला नहीं किया, एक बुरी चरित्र की औरत का और मेरा घर एक कर दिया। उसकी और मेरी जिम्मेदारी भी एक जैसी थी।
वो भी इस खानदान की बहू थी, सब उसे जानते थे। उसे बहू वाला मान और इज्जत मिल रही थी। मैं मेरे सास से और भी नाराज़ रहने लगी, बात करना भी छोड़ दिया। पर वो कहती थी, तुम मेरे उद्देश्य नहीं समझती, एक दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर कुछ अजीब हुआ, संध्या ने किसी और के साथ चक्कर चला लिया। इस बात की खबर सबसे पहले मेरे पति को हुई। जब उसने बात करने की कोशिश की, उसने ऐसा क्यों किया, तो वो इससे पहले ही घर से भाग गई, अपनी बेटी और मेरे पति को छोड़कर। अब उसकी बेटी की भी मैं ही माँ बनकर पालने लगी। मेरे पति ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे करीब आ गया। मेरी सास ने कहा, वह एक बुरे ख्याल की लड़की थी, अगर उसे उस वक्त निकाल देती तो मेरा बेटा भी उसके पीछे चला जाता, उसे मासूम समझकर। पर मैंने ऐसा नहीं किया। उसे बुरे चरित्र की आदत थी, वह इस माहौल में नहीं रह सकती थी। उसने वही किया जिसकी उसे आदत थी और भाग गई। इस तरह मेरे बेटे के दिल से भी उतर गई और सब कुछ ठीक हो गया। मेरी सास की दूरंदेशी को नमन, उन्होंने वाकई बहुत दिमाग से काम लिया। आज मेरा एक बेटा है और एक बेटी भी। मेरा पति भी मेरे साथ है और भगवान की कृपा है, देर से ही सही, पर मेरी ज़िंदगी ठीक है। अगर ये स्टोरी पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए।